आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी ठीक ठाक होंगी। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को याद है कि लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि न्यू लेक्चर जो होगा, यानी कि आज का जो लेक्चर होगा, हम इसके अंदर जेडीबीसी के जो ऑपरेशंस हैं, लाइक एग्जीक्यूटिंग द सेलेक्ट क्यूरी, इंसर्ट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, वो हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसके अंदर फिर हम अ, जो जेडीबीसी के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ एक और टॉपिक कि मैं वो आपको पढ़ा दूँ, तो उसके बाद फिर हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें हम अपने उसी डेटाबेस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट MDB जो फाइल है हमारी, और उसके अंदर जो स्टूडेंट नाम का जो टेबल है, उसी के साथ हम कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोग्राम। लेकिन आज की क्लास के अंदर मैं आपको एक मज़ीद एक कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू जेडीबीसी, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह जो है वो जीयूआई बेस्ड प्रोग्राम्स क्रिएट करना देखेंगे। इससे पहले कि मैं आज की क्लास स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आज भी करूंगा, कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि जो भी इस चैनल के ऊपर वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा, और सब्सक्रिप्शन से मेरी मोटिवेशन में भी इजाफा होगा, क्योंकि इस वीडियो को क्रिएट करने से लेके, रिकॉर्ड करने से लेके, इसको यूट्यूब पे अपलोड करने तक मेरी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। आपको तो 1 घंटे 50 मिनट की एक वीडियो नज़र आ जाती है यूट्यूब के ऊपर और आप उसको उस पर देख लेते हो, लेकिन जो एफर्ट्स लगती हैं वो मैं जानता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरी कितनी एफर्ट्स इसके ऊपर लग जाती हैं। सेकेंडली, इस वीडियो को काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखें कम्प्लीटली फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। अगर आपने इसको डाउनलोड करना ही है तो बेशक आप बाद में डाउनलोड कर लें, लेकिन एटलीस्ट इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर कम्प्लीटली यूट्यूब के ऊपर देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर आप कमेंट्स वगैरह दे सकते हैं। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर, और देखते हैं कि आज हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़नी है। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे वो एक बिल्ट इन इंटरफेस है जिसको हम स्टडी करेंगे, और उस इंटरफेस का नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। द नेम ऑफ दैट इंटरफेस इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या होता है, उससे पहले मैं आपको, जो कल हमने जो प्रोग्राम बनाया था, या उससे पहले जो हमने प्रोग्राम्स बनाए थे जेडीबीसी के, उनमें से कोई एक प्रोग्राम मैं ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ये जेडीबीसी 1 जो है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसमें टेस्ट डॉट जावा जो फाइल है, मैं ये ओपन करके आपको बताता हूँ। देखिए, हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम्स जितने भी अभी तक हमने जितने भी बनाए हैं, इसके अंदर हम लोग ये एक इंटरफेस यूज कर रहे थे जिसका नाम था स्टेटमेंट, और हम इसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे st। और मैंने आपसे कहा था कि ये जो st वेरिएबल है जिसकी टाइप स्टेटमेंट है, ये वेरिएबल यूज होगा आपकी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जब भी हम कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये जो st वेरिएबल है, ये अपना मेथड एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड, और इस एग्जीक्यूट क्यूरी के मेथड में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ इसके अंदर सेलेक्ट की क्यूरी आप भिजवा सकते हो। और इसी स्टेटमेंट टाइप का जो वेरिएबल है st, इसका एक और मेथड है एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की क्यूरी हम भिजवाते हैं। तो इसी वेरिएबल के थ्रू हम अपनी क्यूरीज को ना एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो स्टेटमेंट में ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, एक आप इसका कह सकते हैं कि इसका एक डाउन साइड कह सकते हैं, इसका एक डेफिशिएंसी कह सकते हैं, कि अभी तो चलो ये आपका प्रोग्राम जो है वो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा कि जस्ट आपकी ये जो सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये क्यूरी आपकी चलेगी और आपको आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे और आपका प्रोग्राम यहाँ पे जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई जेडीबीसी एप्लीकेशन बनाई है ना यूजर के लिए, ठीक है, कंसोल बेस्ड ही हो बेशक, तो उसके अंदर तो
यूजर जो होगा वो अपनी सेलेक्ट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डिलीट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी, उसको तो वो बार बार एग्जीक्यूट करवा रहा होगा। यानी कि एक यूजर जो है वो हो सकता है कि दिन में सैकड़ों बार जो है वो सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूट करवाए। ठीक है, तो आपकी क्यूरी जो है, सेलेक्ट की क्यूरी हो, इंसर्ट की क्यूरी हो, डिलीट की क्यूरी हो या अपडेट की क्यूरी हो, आपकी क्यूरी जो है ना वो आपकी इस जावा एप्लीकेशन से आपके डीबीएमएस के पास जाएगी। जो भी डीबीएमएस है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस हो, माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर हो, ठीक है, माई सीक्वल हो, कोई सा भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, जब उसके अंदर क्यूरी जाती है ना, तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका जो है वो आगे से आपकी क्यूरी को ना कंपाइल करता है। ठीक है, आपकी क्यूरी को पहले वो क्या करेगा, कंपाइल करेगा, उसके ऊपर टाइम लगाएगा और फिर उसके बाद आपकी क्यूरी को वो प्रोसेस करेगा और आपके जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको रिटर्न करके देगा इन केस ऑफ सेलेक्ट की क्यूरी। और अगर इंसर्शन है, डिलीशन है, अपडेशन है, तो वो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली आपके रोज को इंसर्ट कर देगा, आपकी रोज को डिलीट कर देगा, आपकी रोज को अपडेट कर देगा। तो ये जो हम क्यूरी भिजवाते हैं और ये जो आपकी स्टेटमेंट इंटरफेस का ये जो एसटी वेरिएबल है जो ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करता है, चाहे वो सेलेक्ट की क्यूरी हो, चाहे वो इंसर्ट की हो, डिलीट की हो, अपडेट की हो, तो जब भी ये क्यूरी भिजवाएगा तो ये क्यूरी जो है ना वो जब भी जाएगी डीबीएमएस के पास, तो डीबीएमएस उस क्यूरी को कंपाइल करेगा। ठीक है, और अगर ये तो एक यूजर की बात है, अगर एक यूजर जो है, लेट्स सपोज ये एक यूजर दिन में 100 दफा क्यूरीज भिजवा रहा है, तो आपका डीबीएमएस जो है हर दफा जब उसको क्यूरी जाएगी और उसको क्यूरी जब आप भिजवाओगे इस एसटी वेरिएबल यानी कि स्टेटमेंट टाइप के वेरिएबल के थ्रू, तो वो आपकी क्यूरी जो है वो चाहे एक दफा आप भिजवाओ, चाहे 1000 दफा आप क्यूरीज को एग्जीक्यूट करो, आपकी क्यूरी जो है ना वो बार बार वहां पे जाके डीबीएमएस के अंदर कंपाइल होगी। ये तो एक यूजर की बात है। अगर आपके लेट्स सपोज हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हैं जो कि आपके इसी डीबीएमएस के साथ कनेक्टेड हैं, आपने मतलब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, उस सॉफ्टवेयर को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मुख्तलिफ यूजर जो है ना उस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं, कोई इंसर्शंस कर रहा है, कोई डिलीशंस कर रहा है, कोई सेलेक्ट की क्यूरी चला रहा है, कोई अपडेट की क्यूरी चला रहा है। ठीक है, और एक एक यूजर जो है लेट्स सपोज दिन में सैकड़ों क्यूरीज एग्जीक्यूट करवा रहा है, भिजवा रहा है डीबीएमएस को, तो आपकी अगर 50 के करीब भी अगर आपके यूजर्स हो और हर यूजर जो है वो 100 के करीब जो है ना क्यूरीज भिजवा रहा हो आपके डीबीएमएस के पास, और डीबीएमएस जब भी उसके पास क्यूरी आए तो वो उसको कंपाइल करता जाए, तो इससे आपके डीबीएमएस की एफिशिएंसी के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, डीबीएमएस की परफॉर्मेंस का इशू आएगा, आपका डीबीएमएस जो है वो स्लो हो जाएगा, वो जो है ना बहुत ही, यानी कि उसका जो रिएक्शन टाइम है ना वो स्लो हो जाएगा, वो जो आपको रिजल्ट्स भिजवाएगा सेलेक्ट की क्यूरी के रिजल्ट्स वो बहुत ही स्लो भिजवा रहा होगा। तो क्यों ना हम ऐसा एक तरीका देखें कि बजाय इसके कि मैं एक यूजर हूं, अगर लेट सपोज मेरी एप्लीकेशन है जावा की एप्लीकेशन, तो मैं बजाय इसके कि अपनी क्यूरी को जब मैं भिजवाऊं डीबीएमएस के पास, तो क्यों ना मैं इंसर्ट की क्यूरी हो, चाहे सेलेक्ट की क्यूरी हो, चाहे डिलीट की हो, चाहे अपडेट की हो, मैं क्यों ना ये चाहूं कि मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरी क्यूरी जो है ना फॉर द फर्स्ट टाइम जब जाए डीबीएमएस के पास, यानी कि सेलेक्ट की क्यूरी है फॉर एग्जांपल, वो एक दफा चली जाए डीबीएमएस के पास और डीबीएमएस उसको एक दफा कंपाइल कर ले। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब मैं अपनी सेलेक्ट की क्यूरी भेजूं तो सेलेक्ट की क्यूरी मेरी दोबारा से कंपाइल ना हो। ठीक है, यानी कि बार बार मैं भिजवा रहा हूं ना, अभी तो मैं अपनी क्यूरीज बार बार भिजवा रहा हूं, वो बार बार कंपाइल कर रहा है। क्यों कंपाइल कर रहा है बार बार? भाई इसलिए क्योंकि आप ये स्टेटमेंट टाइप का वेरिएबल यूज कर रहे हो इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट योर क्यूरीज, इन ऑर्डर टू रन योर क्यूरीज। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी क्यूरी जब फर्स्ट टाइम भिजवाऊं तो मेरी वो क्यूरी जो है वो वहां पे जाके एक दफा कंपाइल हो जाए, और दोबारा जब मैं अपनी वो क्यूरी इंसर्ट की कोई क्यूरी दोबारा से मैं भिजवाऊं विद सम डिफरेंट ऑब्वियसली पैरामीटर्स, विद सम डिफरेंट वैल्यूज, तो वो उसको फिर से कंपाइल ना करे, बल्कि प्री कंपाइल्ड वहां पे वो क्यूरी आपकी पड़ी हो और उसको वो रन कर ले। तो जी बिल्कुल इसका एक तरीका है। उस तरीके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये जो स्टेटमेंट इंटरफेस है ना, ये हमें यूज नहीं करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट इंटरफेस की जगह पे एक और इंटरफेस है जिसका नाम है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हमें वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करना पड़ेगा, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस का जो वेरिएबल होगा वो आपकी क्यूरीज जब भिजवाएगा डीबीएमएस को, तो वो आपकी क्यूरी जो फॉर द फर्स्ट टाइम जब जाएगी तो वो क्यूरी जो है वो पहली दफा जाके वहां पे जाके कंपाइल हो जाएगी।
दूसरी दफा जब आप वो सेम क्यूरी भिजवाओगे, सेलेक्ट की हो, चाहे इंसर्ट की हो, चाहे डिलीट की हो, तो वो दोबारा से कंपाइल नहीं होगी, वो प्री कंपाइल्ड वहां पे पड़ी होगी आपकी वो क्यूरी। तो इससे क्या फायदा होगा भाई? इससे ये फायदा होगा कि आपके डीबीएमएस के ऊपर जो बर्डन है, जो बोझ है, वो कम हो जाएगा। पहले तो क्या हो रहा था कि स्टेटमेंट क्लास का, सॉरी, स्टेटमेंट इंटरफेस का ये जो वेरिएबल एसटी है, ये जब भी आपकी क्यूरी भिजवा रहा होता था, चाहे इंसर्ट हो, डिलीट हो, अपडेट हो या सेलेक्ट की क्यूरी हो, तो वो उसको हमेशा आपका डीबीएमएस कंपाइल कर रहा होता था। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के केस में आपकी क्यूरी बार बार दोबारा से कंपाइल नहीं होगी, एक दफा कंपाइल हो जाएगी फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद कंपाइल नहीं होगी। तो कैसे इसको यूज करेंगे? ठीक है, इसको अभी देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स के थ्रू। और दूसरी चीज आपको मैं बताना भूल गया था कि यार ये जो स्टेटमेंट है ना, क्लास डॉट फॉर नेम, और इसके अंदर आपने ये जो अपना यू कैन एक्सेस ड्राइवर जो लोड की है क्लास, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये जो लाइब्रेरीज जब ऐड कर लेते हो ना, यू कैन एक्सेस वाली लाइब्रेरी, ठीक है, तो फिर यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये लिखना ऑप्शनल है। आप इसको अगर रिमूव कर भी देते हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये ट्राई और कैच ब्लॉक रिमूव कर दिया है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्लास यू कैन एक्सेस ड्राइवर नाम की क्लास को लोड करने की स्टेटमेंट थी, तो अब भी आपका प्रोग्राम जो है वो उसी तरीके से चलेगा जैसे पहले चल रहा था। ठीक है, आपको ये स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स आपको फिर भी डिस्प्ले करके दे रहा है। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल जेड प्रेस कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको मैं दोबारा से बता सकूं कि मैंने ये स्टेटमेंट्स, ये ट्राई और कैच ब्लॉक मैंने रिमूव किया था। मैं अगर इसके साथ भी अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो तब भी इसका वही आउटपुट होगा। ठीक है, तो इस केस में ना, जब आप यू कैन एक्सेस ड्राइवर, यू कैन एक्सेस जो लाइब्रेरी है, जब उसको आप ऐड कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो फिर इस ट्राई और कैच ब्लॉक को लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑप्शनल नाउ। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और वहां पे चल के देखेंगे क्या, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, न्यू प्रोजेक्ट, जावा, जावा एप्लीकेशन, मैंने इसको नेक्स्ट किया। यहां पे मैं अपनी मेन क्लास बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा टेस्ट, और यहां पे मैं जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं JDBC 5 6। ठीक है, JDBC 6। और यहां पे मैं अपनी मेन क्लास बनाता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं टेस्ट क्लास, और मैं इसको फिनिश कर देता हूं। ओके जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। लेट सपोज इंपोर्ट कर लेते हैं हम java डॉट sql डॉट स्टैटिक, और यहाँ पर जो कमेंट्स लिखे हैं इन कमेंट्स को मैं रिमूव कर लेता हूँ। और यहाँ पे अपने जो रिक्वायर्ड वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। लेट सपोज पहला आपका कनेक्शन टाइप का वेरिएबल है, उसको डिक्लेयर किया और नल से इनिशियलाइज किया। फिर अब मैंने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है, PST इज इक्वल टू नल, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपका इंटरफेस जो है ये जावा डॉट एसक्यूएल के पैकेज में पड़ा है। और रिजल्ट, रिजल्ट सेट, ठीक है, RS इज इक्वल टू नल। आपको ये रिजल्ट सेट जो इंटरफेस है ये तो ऑब्वियसली चाहिए होगा, क्योंकि जब भी सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी तो उसका जो रिजल्ट है वो इस RS वेरिएबल में आके स्टोर होगा। ओके जी, इसके बाद क्या करते हैं कि अपना ट्राई और कैच ब्लॉक लिखते हैं, और अपना जो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का जो कोड है, ठीक है, वो हम इसके अंदर लिख देंगे। ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम इज नेवर थ्रोन, अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये जो con वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। con इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और अगर आपको याद हो तो हम इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर रहे होते थे, जो स्टार्ट होता था JDBC कोलन यू कैन एक्सेस कोलन फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं अपनी जो फाइल है उसका नाम लिखूंगा विच इज स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट MDB। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि अपनी इस प्रोजेक्ट के अंदर जो लाइब्रेरीज हैं उनको ऐड कर लें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपनी ये 4 फाइल्स,
ठीक है, फॉर दीज फाइल्स एंड एक आपकी जो यू कैन एक्सेस वाली फाइल है उसको भी ऐड कर लेंगे। तो आपकी 5 लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो ऐड हो गई हैं। ठीक है, एक ये जो JDK 1.8 डिफॉल्ट है ये ऑलरेडी पहले से मौजूद होगी और ये हर प्रोग्राम के अंदर मौजूद होगी। ओके जी, अगर आपको याद हो इससे पहले हमने प्रोग्राम्स में क्या किया था कि ये जो स्ट्रिंग था बेसिकली ये आपका यूआरएल है, कंप्लीट यूआरएल है, आपके इस डेटाबेस का कंप्लीट पाथ है। इसको हम एक्सेस कर रहे हैं, इस JDBC बेसिकली प्रोटोकॉल है, उसका एक सब प्रोटोकॉल है यू कैन एक्सेस। ठीक है, और यहाँ पे आपने उस फाइल का पाथ दे दिया, तो आपकी ये जो फाइल है इसके साथ ना इस आपके इस डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा और वो CON वेरिएबल में कनेक्शन आके क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि अपना ये जो PST वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को। अगर ये स्टेटमेंट वेरिएबल होता, ठीक है, तो हम इसको जस्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं कि con डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन हम इसको खाली नहीं छोड़ेंगे अभी, क्योंकि ये जो PST जो वेरिएबल है इट इज नाउ ऑफ टाइप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो इसके अंदर ना आप अपनी क्यूरी लिखोगे, जो क्यूरी आप रन करवाना चाहते हो। ठीक है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, मैं ये क्यूरी रन करवाना चाहता हूं। इसमें स्टेटमेंट के अंदर MENT है। ओके, मैं इस तरह कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर क्या इशू है, और फिर उसके बाद मैं आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलता हूँ और फिर आपको बता दूंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा जी, ये क्रिएट स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज इसका मेथड होगा कॉन डॉट प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम ये प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर जब ये आपका वेरिएबल जो था ना ST वेरिएबल था, अभी यहाँ पे मैंने PST इसका नाम दिया है क्योंकि ये मैंने कहा कि यार ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का वेरिएबल है। जो ST वेरिएबल था उसके साथ आप कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे PST के लिए आप कॉन यानी कि कनेक्शन वेरिएबल के साथ प्रिपेयर स्टेटमेंट कॉल करेंगे और इसके अंदर आप अपनी जो क्यूरी है ना वो क्यूरी भी आप इसके अंदर सेट कर देंगे कि यार ये वाली क्यूरी है जो कि मैं बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, और ये क्यूरी जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगी तो ये आपका DBMS इसको एक ही दफा क्या कर लेगा, कंपाइल कर लेगा। ओके जनाब, अब इसके बाद मेरा जो रिजल्ट सेट वेरिएबल है, रिजल्ट सेट RS इज इक्वल टू, पहले मैं लिखता था ST वेरिएबल होता था ना आपका, तो मैं लिखता था यहां पे एग्जीक्यूट क्यूरी, और इसके अंदर मैं अपनी सेलेक्ट की क्यूरी भिजवा रहा होता था। ये प्रीवियस प्रोग्राम्स की बात है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब मेरे पास तो ST वेरिएबल तो नहीं है, मेरे पास तो PST वेरिएबल है जो कि प्रिपेयर स्टेटमेंट का है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अपनी क्यूरी, यही सेलेक्ट की क्यूरी जो कि आपने यहां पे सेट कर दी है लाइन नंबर 12 के अंदर, अब इसको अगर आपने एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए एक तो ये कि आप अपने PST वेरिएबल को यूज करें, PST जो कि प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस का वेरिएबल है, और इसका एक मेथड आप यूज कर लें, एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड। क्योंकि आप एक सेलेक्ट की क्यूरी चला रहे हो ना, आप सेलेक्ट की क्यूरी चला रहे हो, आपने तो इसके अंदर सेट किया हुआ है यार मेरी ये वाली क्यूरी है, इसको ना बार बार मैंने एग्जीक्यूट करना है। तो आपका ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, जब ये सेलेक्ट की क्यूरी इसके अंदर जब सेट हुई भी होगी, ठीक है, तो आप इसका मेथड यूज करोगे एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड। अगर इसके अंदर इंसर्ट अपडेट या डिलीट की क्यूरी सेट हुई भी होती तो फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड जो है ना उसको हम कॉल करते। अब आपकी ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है इसमें ये क्यूरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हुई भी है, विच इज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, और PST वेरिएबल के साथ जब हम इस एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड कॉल करेंगे तो एक्चुअली आपकी ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वाली जो क्यूरी है ये चलेगी। और जब सेलेक्ट की क्यूरी चलती है तो हमें पता है कि उसका जो रिजल्ट है वो आपके रिजल्ट सेट के अंदर आता है RS वेरिएबल में, और इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम RS वेरिएबल को प्रोसेस करेंगे, वही व्हाइल लूप लगाएंगे और रिजल्ट सेट के अंदर पड़ी हुई ID के वाला कॉलम, नेम वाला कॉलम और स्टूडेंट का जो एड्रेस वाला कॉलम है उसकी वैल्यूज हम गेट करेंगे जिस तरीके से हम पहले गेट करते आ रहे थे। लेकिन यहां पे सबसे पहले तो मैं लिखूंगा system.out.println। मैं चाहता हूं कि यहां पे ना मुझे यूजर को ये नजर आए कि भाई ID लिखी हुई है, फिर \t नेम, फिर \t एंड एड्रेस। ठीक है, पहले तो ये लिखा हुआ है, और इसके बाद जो है वो मेरी वाइल लूप चले, rs.next क्या करता है, नेक्स्ट
मेथड जो है वो रिजल्ट सेट के कर्सर को, रिजल्ट सेट के पॉइंटर को पहले रिकॉर्ड पे लेके आएगा। अगर पहला रिकॉर्ड मौजूद है तो ये आपका यहां पे रिटर्न कर देगा ट्रू, वरना ये अगर आपका टेबल है ही एम्प्टी तो रिजल्ट सेट में तो कुछ भी नहीं आएगा। तो यहां पे आपका जो कर्सर है, जो रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है, वो पहले रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा क्योंकि रिकॉर्ड है ही नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, तो आपका व्हाइल लूप नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक कम से कम एक रिकॉर्ड है तो रिजल्ट सेट का पॉइंटर जो है ना, नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट का मेथड चलने के बाद वो पॉइंटर जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा, और इसकी डिटेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड पे आने के बाद मैं चाहता हूं कि मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्ड है उसके अंदर जितनी भी कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं वो मुझे डिस्प्ले हो जाएं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टेटमेंट अपना rs.get int, क्योंकि मेरा पहला कॉलम जिसका नाम है id, उससे वैल्यू मैं कहूंगा कि उठाओ, और इसके साथ जो है आप एक टैब का कैरेक्टर डाल दो, स्केप सीक्वेंस है। फिर rs.get string, यानी कि एक स्ट्रिंग वैल्यू उठाओ। कौन से कॉलम से जी? आपके रिजल्ट सेट के अंदर एक कॉलम है, उसका नाम है जी नेम, उससे उठाओ। और उसके बाद फिर \t, और इसके बाद जो है रिजल्ट सेट rs.get स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग वैल्यू उठाओ। कहां से उठानी है, किस कॉलम से उठानी है? उस कॉलम का नाम है जी एड्रेस, वहां से वो वैल्यू उठाओ, और इस तरीके से आपका व्हाइल लूप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जब ये व्हाइल लूप चलेगा ना, तो आपके इस रिजल्ट सेट rs वेरिएबल में आपकी ये जो क्यूरी चली है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ने जो क्यूरी चलाई है, बेसिकली ये वाली क्यूरी चलाई होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, उसके रिजल्ट्स इस rs वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो जाएंगे, और मैं इस rs वेरिएबल को प्रोसेस कर रहा हूं। मैं इसका कर्सर बार बार नेक्स्ट रिकॉर्ड पे लेके जा रहा हूं, और नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाने के बाद मैं चाहता हूं कि उस रिकॉर्ड के अंदर पड़ी हुई आईडी कॉलम की वैल्यू जो कि इंटीजर टाइप की है वो गेट हो जाए, इसलिए मैंने गेट int का मेथड यूज किया है। स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जो कि नेम वाले कॉलम में पड़ी है वो गेट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट स्ट्रिंग का मेथड कॉल किया है। और स्ट्रिंग वैल्यू जो कि एड्रेस वाले कॉलम में पड़ी है वो वैल्यू यहाँ पे गेट हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट स्ट्रिंग का मेथड जो है वो कॉल किया है। तो इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं रन, ठीक है। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, लेट मी चेक, एंड मैं इस तरह करता हूँ, अपनी वीडियो को कर लेता हूँ पॉज, ठीक है। वीडियो को मैं कर लेता हूँ पॉज, और पॉज करने के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी और ये क्यों नहीं काम कर रहा। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह था कि मैंने ना कैच ब्लॉक के अंदर एक तो स्टेटमेंट नहीं लिखी थी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्योंकि कैच ब्लॉक आपका एक्चुअली चल रहा था, यहाँ से आपके ट्राई ब्लॉक में से जो है वो एक्चुअली एक्सेप्शन थ्रो हो रही थी, और कैच ब्लॉक आपका चल रहा था, लेकिन कैच ब्लॉक जो है वो चूंकि उसके अंदर कोई स्टेटमेंट थी नहीं, तो मैंने इसमें पहले तो ये लिखा system.out.println, ठीक है। और यहाँ पे मैं पहले तो इन लाइब्रेरीज को रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, मैं जब मैं इसको रन किया, कैच ब्लॉक जब मैंने लिखा तो यहाँ पे लिखा आ रहा था java.sql एक्सेप्शन, और आगे मैसेज आ रहा था कि नो सूटेबल ड्राइवर फाउंड फॉर JDBC कोलन यू कैन एक्सेस कोलन, और आगे आपकी फाइल का कंप्लीट ये जो है URL लिखा हुआ था। तो मैं समझ गया था कि इसके अंदर लाइब्रेरीज जो है ना वो ऐड नहीं हुई हुई, हालांकि मैंने लाइब्रेरीज ऐड की थी। आई डोंट नो, आप इसको रिवाइंड करके देख लें इस वीडियो को, तो प्रॉबेबली मैंने जो लाइब्रेरीज ऐड की थी वो मैंने किसी और प्रोजेक्ट में ऐड कर ली थी, ठीक है। क्योंकि मैंने जब इसको चेक किया तो वाकई इसके ये JDBC6 जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर लाइब्रेरीज ऐड ही नहीं हुई थी, ठीक है। सो मैं लाइब्रेरीज पे राइट क्लिक करता हूं, जार, ठीक है, फाइल्स हैं ये आपकी 4, इनको ऐड किया, और लाइब्रेरी पे राइट क्लिक किया, ऐड जार फोल्डर, और आपकी ये जो यू कैन एक्सेस वाली जो लाइब्रेरी है इसको ऐड किया। दैट्स इट। प्रोग्राम को मैं अब रन करता हूं, तो आपकी जो सेलेक्ट की जो क्यूरी है ना वो चल गई है, आपकी सेलेक्ट की क्यूरी चल गई है, ठीक है। और ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट थी, इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ये जो PST वेरिएबल है, बेसिकली इसका काम ही ये था, मैंने इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया था कि आपने ना ये सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट की क्यूरी जो है ना इसको चलाना है। अब ये क्यूरी जब फर्स्ट टाइम जब चलेगी तो DBMS इसको ऑब्वियसली कंपाइल करेगा, लेकिन जब ये क्यूरी दोबारा जाएगी, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर, तो एक ही दफा जा रही थी ना ये क्यूरी, और मैंने प्रोग्राम अपना बंद कर दिया है। फर्ज करें ये जावा एप्लीकेशन है और इसके अंदर ये जो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, लाइन नंबर 12, pst.execute query, this this statement is being executed hundreds of time,
जब एक दफा ये स्टेटमेंट चलेगी तो आपकी बेसिकली सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट की जो क्यूरी है ना वो चलेगी। तो यूजर जो है ना वो बार बार इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो मींस कि वो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वाली जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट करवा रहा है। तो पहली दफा जब क्यूरी जाएगी डीबीएमएस में तो वो तो एक दफा कंपाइल हो जाएगी, लेकिन दूसरी दफा या उसके बाद जब ये क्यूरी जाएगी दोबारा से तो आपकी क्यूरी जो है वो अगेन यहां पे कंपाइल नहीं होगी डीबीएमएस के अंदर जाके। तो आपके डीबीएमएस के ऊपर जो बर्डन है उसका वो लो हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी ठीक हो जाएगी, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब उसने क्यूरीज को बार बार कंपाइल नहीं करना। तो इस तरीके से हम अपनी सेलेक्ट की क्यूरी जो है वो रन करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वेरिएबल पीएसटी। अब चलते हैं देखते हैं बाकी की जो क्यूरीज हैं उनको, और उसके लिए मैं इस तरह कर लेता हूं कि एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं, जावा एप्लीकेशन। इसको नेक्स्ट किया, यहां पे मैं इसका नाम देता हूं JDBC 6, तो शायद बन गया था JDBC 7, और यहां पे मैं इसको अपनी मेन क्लास बनाऊंगा, इसका नाम मैं रख दूंगा यहाँ पे टेस्ट, और जितने भी इसमें कमेंट्स हैं वो कमेंट्स में यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट में आता हूँ, JDBC 7 है, इसकी लाइब्रेरीज को देख लें, इसमें कोई लाइब्रेरी ऐड नहीं हुई हुई, इसमें मैं पहले तो कर लेता हूँ ये लाइब्रेरीज अपनी ऐड कर लेता हूँ, ताकि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मेरे इस डेटाबेस फाइल के साथ कम्युनिकेट कर सके, मैं अपनी क्यूरीज भिजवा सकूं, ठीक है। मैंने लाइब्रेरीज ऐड करनी है, JDBC 7 का प्रोजेक्ट है, इसमें लाइब्रेरीज में देख ले लाइब्रेरीज ऐड हो चुकी हैं। ओके जनाब, अब मैं अपना जो पैकेज है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट java.sql.static, और यहाँ पे मैं हमेशा की तरह कनेक्शन टाइप का वेरिएबल बना लूंगा, इज इक्वल टू नल प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट pst इज इक्वल टू नल, और रिजल्ट सेट की जरूरत है तो नहीं, लेकिन रिजल्ट सेट की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की क्यूरी नहीं चलानी, मैंने यहाँ पे जस्ट आपको अभी इंसर्ट की क्यूरी बतानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना ट्राई ब्लॉक लिखूंगा, यहाँ पे मैं अपना कैच ब्लॉक लिखूंगा जो कि SQL एक्सेप्शन को कैच करेगा, और system.out.println, और इसके अंदर मैं SQL लिख दूंगा। ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले तो कनेक्शन वेरिएबल को हम करते हैं इनिशियलाइज, con इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें अपना जो URL है वो हम लिख देंगे विच इज JDBC कोलन यू कैन एक्सेस कोलन // ई ड्राइव कोलन / स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आपकी फाइल का नाम है और उसकी एक्सटेंशन है MDB, और यहाँ पे सेमीकोलन। कनेक्शन जी आपका बन गया। अब आपकी जो कनेक्शन आपका बन गया, अब आपका जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो वेरिएबल है ना PST, अपना अब हमने इसको इनिशियलाइज करना है, तो PST इज इक्वल टू कनेक्शन का जो वेरिएबल con है हम इसको यूज करेंगे, और इसका मेथड होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर हम अपनी इंसर्ट की क्यूरी अब चलाएंगे इसके थ्रू, इस PST वेरिएबल के थ्रू। तो मैं अपनी इंसर्ट की क्यूरी कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है। अपने कॉलम्स का नाम बताऊंगा यार, पहला कॉलम आईडी है, दूसरा कॉलम नेम है, तीसरा कॉलम एड्रेस है, और वैल्यूज, ठीक है। और वैल्यूज में ना मैं एक काम करूंगा कि चूंकि स्टूडेंट टेबल जो है ना, स्टूडेंट टेबल उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, आईडी का कॉलम है, नेम का कॉलम है, एड्रेस का कॉलम है, ठीक है। तो वैल्यूज के अंदर मैं यहां पे वैल्यू मतलब आईडी की वैल्यू नहीं पास करूंगा, या नेम वाले कॉलम में जो वैल्यू भिजवानी है वो मैं नहीं इसको पास करूंगा, या एड्रेस वाले कॉलम में जो मैंने वैल्यू भिजवानी है वो मैं इसको नहीं पास करूंगा। भाई 3 वैल्यूज हमने भिजवानी है ना, एक वैल्यू आईडी में जाएगी, एक नेम वाले कॉलम में जाएगी, एक एड्रेस वाले कॉलम में जाएगी। तो मैं यहां पे ना 3 क्वेश्चन मार्क्स लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क, और यहां पे सेमीकोलन, ठीक है। अब क्या होगा, ऑब्वियसली मैं इंसर्शन करवा रहा हूं तो मैं यूजर से पूछूंगा ना कि यार आईडी की वैल्यू इनपुट कर लो, नेम की वैल्यू इनपुट कर लो, एड्रेस की वैल्यू इनपुट कर लो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एक क्लास है, उसे इंपोर्ट करवा लेते हैं, java.util
स्कैनर की क्लास, और ऑब्वियसली स्कैनर की क्लास हम यूज कर रहे हैं तो उसका हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, जिसमें हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस उसमें डालेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है, और ये जो आपका यहाँ पे स्कैनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा इसका रेफरेंस जो है वो इस इनपुट वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। अब मैं काम करूंगा, मैं यूजर से कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहां पे मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ, एंटर द आई सॉरी एंटर द आईडी ऑफ न्यू न्यू स्टूडेंट, एंटर द आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो आईडी की वैल्यू स्टोर करने के लिए भी मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल होगा आईडी, और स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स होंगे नेम एंड एड्रेस। तो आईडी की वैल्यू जो यूजर देगा कंसोल के ऊपर, उसको ना मैं इस इनपुट वेरिएबल के नेक्स्ट आईएनटी मेथड के थ्रू यूजर से गेट कर लूंगा और उसको आईडी वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा। फिर यूजर से कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यूजर को कहूंगा कि एंटर द नेम ऑफ न्यू स्टूडेंट, कि स्टूडेंट जो है ना जिसकी इंसर्शन कर रहे हो, जिसमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हो, उसका नाम भी इनपुट करो। तो नाम जाएगा इस वेरिएबल में जिसका नाम है नेम, और इसका मेथड मैं कॉल करूंगा इनपुट का, स्कैनर क्लास का जो मेथड है नेक्स्ट वो मैं कॉल करूंगा। फिर मैं यूजर को एक और मैसेज दूंगा। ठीक है, मैं यूजर से कहूंगा कि एंटर द एड्रेस ऑफ न्यू एंटर द एड्रेस ऑफ न्यू स्टूडेंट, और एड्रेस की वैल्यू जो है वो मैं स्टोर करवा लूंगा इनपुट डॉट नेक्स्ट के मेथड के थ्रू इनसाइड द एड्रेस वेरिएबल। ओके जनाब, अब क्या करना है, अब ये करना है कि भाई मेरे पास जो मैं इंसर्शन करवाना चाह रहा हूं ना, जो मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करवाना चाह रहा हूं ना, तो उस नए रिकॉर्ड के अंदर ना तीन वैल्यूज होंगी। एक तो आईडी की वैल्यू होगी जो कि आईडी के कॉलम में जाके स्टोर होगी, एक आपके पास नेम वेरिएबल की वैल्यू होगी जो कि नेम वाले कॉलम में जाके स्टोर होगी, और एक आपके पास एड्रेस वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है जो कि आपके टेबल के अंदर जो एड्रेस वाला कॉलम है ना उसमें जाके स्टोर होगी। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज जब आ जाएं, when you get all these three values which you are going to insert इनसाइड द स्टूडेंट टेबल, और उसके अंदर जो नया रिकॉर्ड जो आप इंसर्ट करने जा रहे हो उसकी तीनों वैल्यूज जब आपको मिल जाए ना यूजर से, तो अब आपने क्या करना है कि यहां पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के कुछ मेथड्स होंगे, उनको आपने कॉल करना होगा। वो कॉल करके क्या करेंगे, देखें, ये जो आपका जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये क्वेश्चन मार्क, ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इसका इंडेक्स है 1, दूसरे क्वेश्चन मार्क का इंडेक्स है 2, तीसरे क्वेश्चन मार्क का इंडेक्स है क्या, 3। तो मैं ये करूंगा कि यार ये जो मैं देखूंगा जो पहला क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी वैल्यू किस कॉलम में जाएगी, इसकी वैल्यू ना आईडी कॉलम में जाएगी। तो यहां पे मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मार्क है ना, इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, आईडी वेरिएबल, क्योंकि आईडी वेरिएबल की वैल्यू मैं चाहूंगा कि इस आईडी वाले कॉलम में चली जाए। अच्छा, जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, मैं चाहूंगा कि यार ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है ये रिप्लेस हो जाए किससे, इस नेम वेरिएबल के अंदर, इस नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है ना उससे रिप्लेस हो जाए, क्योंकि यहां पे मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे नेम वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है वो इसके अंदर आ जाए, ताकि वो वैल्यू जो है ना वो इस नेम वाले कॉलम में चली जाए, उसके अंदर स्टोर हो जाए। और जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है, मैं चाहूंगा कि इस तीसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे एड्रेस वाला ये जो वेरिएबल है ना, इसके अंदर जो वैल्यू आई हुई है वो वैल्यू इसको रिप्लेस करे, क्योंकि ये जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है इसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू, या इसके यहां पे मैं चाहूंगा कि इट शुड बी रिप्लेस्ड विद दिस एड्रेस वेरिएबल, क्योंकि एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू मैं चाहता हूं कि इस कॉलम के अंदर चली जाए जिसका नाम एड्रेस है। तो मैं अब जो नेक्स्ट जो तीन स्टेटमेंट्स लिखूंगा, वो तीन स्टेटमेंट्स नेक्स्ट लिखने का मकसद यही है कि आई विल बी रिप्लेसिंग ऑल दीज थ्री क्वेश्चन मार्क्स विद वैल्यूज। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं पीएसटी वेरिएबल, ठीक है, वो यूज करूंगा, और इसका एक मेथड है, सेटर मेथड्स हैं, इसका एक मेथड है सेट आईएनटी, सेट आईएनटी। ठीक है, सेट आईएनटी। अच्छा,
सेट INT मैंने कॉल किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो पहला क्वेश्चन मार्क है ना, इसकी जगह पे एक इंटीजर वैल्यू चली जाए, और वो इंटीजर वैल्यू मैं चाहूंगा कि आईडी वाले टेबल के आईडी वाले कॉलम में जाके स्टोर हो जाए। तो वो जो आईडी, यानी कि इस आईडी कॉलम में जो वैल्यू स्टोर करवाने जा रहे हो, वो वैल्यू तो आईडी वेरिएबल में पड़ी है, तो आप यहां पे अपने आईडी वेरिएबल का नाम लिख दें, और नंबर 2 जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होगा इसके अंदर इस सेट INT के मेथड का, वो आप बता दो कि यार कौन से क्वेश्चन मार्क को आप रिप्लेस करना चाह रहे हो। तो आपने 1 लिखा ना, तो आपका जो पहला क्वेश्चन मार्क है ना, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू स्टोर्ड इन द आईडी वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट pst डॉट सेट स्ट्रिंग का मेथड है। आप चाहोगे इसकी, सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है। ये आपका इंडेक्स है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, और इसकी जगह पे मैं चाहूंगा कि आईडी की वैल्यू जाके स्टोर हो जाए। जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है आपका, वहां पे मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहता हूं, उसको रिप्लेस, सेकंड क्वेश्चन मार्क को एक स्ट्रिंग से मैं रिप्लेस करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने यहां पे pst जो वेरिएबल है आपका प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का वेरिएबल pst, उसका मैंने मेथड यूज किया सेट स्ट्रिंग, और मैंने कहा कि यार ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है ना, इसको रिप्लेस कर दो एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू के साथ। एड्रेस नहीं, सॉरी, नेम वेरिएबल, क्योंकि ये जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू जो है ना, वो हर सूरत में इस नेम वेरिएबल के अंदर जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो मेरा जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है, उसकी वैल्यू भी मैं सेट करूंगा। ठीक है, उसकी वैल्यू भी मैं सेट करूंगा, और मैं चाहूंगा कि मेरा ये जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है, इसकी अंदर, यानी कि ये रिप्लेस हो जाए एक ऐसे वेरिएबल से कि जिसकी वैल्यू जो है ना, वो एड्रेस वाले कॉलम में जाके स्टोर हो जाए। तो एड्रेस वाले कॉलम की टाइप स्ट्रिंग है, तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा pst डॉट सेट स्ट्रिंग, इसका सेटर मेथड है। तीसरा आपका क्वेश्चन मार्क है, और तीसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है, तीसरे क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है, वो बेसिकली क्या करे, एड्रेस वाला जो वेरिएबल है, एड्रेस वाला जो वेरिएबल है, वो वैल्यू जो है ना, एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू, वो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर ले। जब आप ये तीनों काम कर चुके होंगे, ठीक है, तो इसके बाद आप लिखोगे pst डॉट एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि आप इंसर्ट की क्यूरी चला रहे हो, आप इंसर्ट की क्यूरी चला रहे हो। आप अगर सेलेक्ट की क्यूरी चला रहे होते तो एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड लिखते। अच्छा, जब स्टेटमेंट क्लास, सॉरी, स्टेटमेंट इंटरफेस का जब वेरिएबल st जब एग्जीक्यूट अपडेट को कॉल कर रहा था, तो इसके अंदर हम अपनी इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो है वो क्यूरी लिख रहे थे ना। तो अब आपको यहां पे क्यूरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यूरी आपने ऑलरेडी यहां पे प्रिपेयर कर दी है। ठीक है, अब जब ये क्यूरी एक दफा चलेगी, तो इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मार्क्स के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन मार्क्स की जगह पे आईडी वेरिएबल की वैल्यू, नेम वेरिएबल की वैल्यू और एड्रेस वेरिएबल की वैल्यूज यहां पे सेट हो जाएंगी, और ये क्यूरी एक दफा जाएगी आपके डीबीएमएस के अंदर, और वहां पे जाके ना ये क्या हो जाएगी, ये क्यूरी आपकी एक दफा जाके कंपाइल हो जाएगी, और दोबारा जब आप इस क्यूरी को चलाओगे, और इसके अंदर इस क्यूरी को जब आप दोबारा चलाओगे, तो ये क्यूरी जो है वो दूसरी दफा कंपाइल नहीं होगी, कंपाइल एक दफा हो चुकी होगी, और बस जस्ट ये क्या कर रही होगी, क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो वैल्यूज होंगी ना, आईडी वेरिएबल, नेम वेरिएबल, एड्रेस वेरिएबल की वैल्यूज, उनको उनको जस्ट रिप्लेस कर देगी, और आपकी क्यूरी ऑलरेडी प्री कंपाइल्ड फॉर्म के अंदर पड़ी होगी। यहां पे जब ये एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड चलेगा, तो ये आपको रिटर्न करेगी एक इंटीजर वैल्यू। जिस तरह से स्टेटमेंट इंटरफेस का हम जब एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करते थे, और उसके अंदर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो क्यूरीज हैं वो हम चला रहे होते थे, तो वो रिटर्न कर रहे होते थे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच आर अफेक्टेड आफ्टर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस क्यूरी। ये क्यूरी अब जो एग्जीक्यूट होगी, वो बेसिकली ये वाली क्यूरी है, इंसर्शन की क्यूरी है। तो इंसर्शन की क्यूरी हो रही है यहाँ पे एग्जीक्यूट, और जब इंसर्शन की क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल आर के अंदर आपको, अगर आपका अगर आपका ये रिकॉर्ड जो है वो प्रॉपरली, यानी कि अगर इंसर्ट हो जाता है, तो वेरिएबल आर की वैल्यू 1 हो जाएगी, वरना वेरिएबल आर की वैल्यू में 0 आके रिटर्न होगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि इफ आर इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि इंसर्शन हो चुकी है, तो यूजर को मैसेज दे दो system.out.println, और यूजर को मैसेज दे दो इसके अंदर के रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। और इसके बाद जो है
कैच ब्लॉक के बाद ऑब्वियसली मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में तो फाइनली का ब्लॉक नहीं बनाया था, यहाँ पे फाइनली का ब्लॉक बनाएंगे। इसके अंदर अगेन हम लिखेंगे ट्राई ब्लॉक, इसके अंदर अगेन हम लिखेंगे कैच ब्लॉक, ठीक है, और ये कैच करेगा एसक्यूएल एक्सेप्शन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वेरिएबल एस इसके अंदर हम पास कर देते हैं, और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं लिखता हूं कि इफ CON यानी कि कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर कनेक्शन नल के बराबर नहीं है तो कनेक्शन को क्लोज कर दो। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट्स हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स के अंदर भी लिखी थी अगर आपको याद हो। तो आपका प्रोग्राम तैयार है, इसमें ये इंसर्शन की क्यूरी चलेगी और एक ही दफा चलेगी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि एंटर दी आईडी ऑफ न्यू स्टूडेंट। लेट सपोज मैं कहता हूँ यार 14 है उसकी आईडी, उसका नाम जो है वो लेट सपोज हम कहते हैं उसका नाम ताहिर है, वो मानसेरा से बिलोंग करता है। ठीक है, एंटर किया। ओके ओके ओके, ठीक है, ये अब कह रहा है कि यू कैन एक्सेस, ये इसने एक्सेप्शन थ्रो की है, इंसर्शन नहीं हुई। और एक्सेप्शन क्या है, ये कह रहा है इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट वायलेशन, यूनिक कॉन्स्ट्रेंट और इंडेक्स वायलेशन। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल के अंदर जो आईडी है ना, वो प्राइमरी की है, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट टेबल के अंदर 14 नंबर रिकॉर्ड पहले से मौजूद होगा, इसलिए इसने इसकी इंसर्शन नहीं की है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट टेबल, ई ड्राइव में ये मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल है, इसको मैं ओपन करता हूं तो 14 नंबर रिकॉर्ड जो है ना वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। और आप अगर इस टेबल के डिजाइन व्यू में चले जाओ तो आईडी जो है ना वो बेसिकली क्या है, वो प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की जो वैल्यूज होती हैं ना वो यूनिक होती हैं। इस आईडी के कॉलम में एक ही रिकॉर्ड ऐसा होगा जिसकी आईडी 1 होगी, दूसरा रिकॉर्ड जिसकी आईडी 1 होगी वो अगर आप एंटर करने की कोशिश करोगे तो ये आपको अलाउ नहीं करेगा। ये दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो प्राइमरी की उसकी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है ना वो रिपीट नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस प्रोग्राम को मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जब ये इंसर्शन कर रहा होगा आईडी मुझसे मांग रहा है, मैं लेट सपोज देता हूँ 15, और यहाँ पे हम नाम दे देते हैं लेट सपोज बिलाल। ठीक है, सॉरी गलत नाम दे दिए, ठीक है, वट एवर, यहाँ पे हम पेशावर। ठीक है, तो ये आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, और इस 15वें रिकॉर्ड को जाके ना हम देख भी लेते हैं। स्टूडेंट का टेबल है और इसके अंदर ये देखें 15वां रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो चुका है। मैं यहाँ से इसका नाम जो है ना वो चेंज कर देता हूँ, ठीक है, बिलाल कर देता हूँ। ओके जी, तो इस तरीके से हमने देखा यार इंसर्शन भी जो है ना आपकी आप कर सकते हो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं डिलीशन और अपडेशन। ठीक है, अब यानी कि अपनी डिलीट की क्यूरी देखते हैं और अपडेट की क्यूरी देखते हैं कि वो किस तरीके से आप जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू अपनी डिलीट की क्यूरी और अपडेट की क्यूरी आप कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक दूसरा प्रोजेक्ट बना लेता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं JDBC 7 भी हो चुका है, JDBC 8 है। मेन क्लास का नाम मैं रख देता हूं टेस्ट, और इसको मैं कर देता हूं फिनिश। और प्रोजेक्ट्स में जाके जो JDBC 8 वाला जो प्रोजेक्ट है इसकी लाइब्रेरीज में मैं लाइब्रेरीज ऐड कर लेता हूं। 4 ये फाइल्स हैं और एक आपकी ये यू कैन एक्सेस वाली फाइल है, इसको ऐड किया। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इंपोर्ट करूँगा मैं जावा डॉट SQL डॉट स्टैटिक। यहाँ पे मैं इन स्टेटमेंट्स को रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से स्टेटमेंट को रिमूव कर लेता हूँ, और मेन फंक्शन के अंदर मैं वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर कर देता हूँ। कनेक्शन का वेरिएबल CON, उसके अंदर नल वैल्यू, फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PST इज इक्वल टू नल। और क्योंकि मैंने इसमें कोई सेलेक्ट की क्यूरी नहीं चलानी तो इसलिए मैं यहाँ पे रिजल्ट सेट नहीं बनाऊंगा। मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, स्ट्रिंग टाइप के मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगा, नेम एंड एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद मैं अपना जो है वो ट्राई ब्लॉक लिखूंगा, और ट्राई ब्लॉक अगर है तो कैच ब्लॉक लाजमी होगा।
और ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं अपना सबसे पहले तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करूंगा, con इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसके अंदर मैं अपना जो URL पास करूंगा वो होगा JDBC कोलन ACCESS यू कैन एक्सेस कोलन // ई ड्राइव में मेरी फाइल पड़ी है कोलन // उसका नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम .mdb। ओके जी, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अब जो है आपका जो PST जो वेरिएबल है PST, इसको इनिशियलाइज करेंगे और हम लिखेंगे PST इज इक्वल टू con डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर अपनी जो क्यूरी है ना वो लिख देंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो मैं लिख दूंगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहां पे आपने अपनी प्रिपेयर स्टेटमेंट जो आपकी जो क्यूरी है ना, क्यूरी को आपने प्रिपेयर कर दिया है। और यहां पे मैंने लिखा है कि अपनी क्यूरी लिखी है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जो भी आपने रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी आईडी आप यूजर से मांगोगे। तो आप यूजर से पूछोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट एक मैसेज दोगे यूजर को, कि यूजर को आप मैसेज दोगे कि एंटर द आईडी ऑफ द रिकॉर्ड, एक मिनट, एंटर द आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, और आईडी की वैल्यू जो है वो मैं गेट करूंगा, मैं यहां पे लिख दूंगा इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, और इनपुट वेरिएबल को मैं यहां पे डिक्लेयर भी कर लूंगा जो कि स्कैनर टाइप का वेरिएबल है। इनपुट इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है जी, आईडी आपके पास आ गई। अब आप अपनी ये जो क्यूरी है ना इसको ये जो क्यूरी आपकी है ना डिलीट की क्यूरी, इसको सेट करें। सेट का मतलब कि जो क्वेश्चन मार्क है ना इसको रिप्लेस करें। ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस होगा इस आईडी की वैल्यू के साथ। कैसे रिप्लेस होगा यार, आप लिखो PST डॉट सेट इंटीजर सेट INT। ठीक है, एक ही क्वेश्चन मार्क है, बस आप यहां पे लिख लो 1 और उस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करो किस चीज के साथ, इस वेरिएबल के साथ, आईडी वेरिएबल के साथ, और इसके बाद अपनी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करो। PST डॉट एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड होगा जो कि आपकी इस डिलीट की क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और रिटर्न करेगा ये एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, अगर तो आपका रिकॉर्ड अगर डिलीट हो गया है तो वेरिएबल R के अंदर 1 आएगा वैल्यू। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इफ R इज इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। तो मैं मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहां पे मैं मैसेज दूंगा कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और इसको करते हैं हम सेव और इस प्रोग्राम को करते हैं हम लोग रन। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एंटर द आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड। मैं कहता हूं यार 15वीं रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। एंटर किया तो ये कह रहा है कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, लेकिन हम जाके देख भी लेते हैं टेबल में कि वाकई में रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो स्टूडेंट टेबल में आप आ जाएं तो यहाँ पे 15th रिकॉर्ड नहीं है, 14 रिकॉर्ड्स हैं, 15वां रिकॉर्ड नहीं है, पहले था अब नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके डिलीट की क्यूरी हो गई। और इसी प्रोग्राम के अंदर मैं इस तरह से कर लेता हूं कि यहां पे ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कर लेता हूं चेंज, और इसकी जगह पे मैं लिखता हूं, अब मैं अपडेट की क्यूरी बनाऊंगा, उसको सेट करूंगा PST इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं ना अपडेट की क्यूरी लिखूंगा। अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा एड्रेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आपके 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं। अब आपने इन 3 क्वेश्चन मार्क्स को ना वैल्यूज के साथ रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहां पे आई गेस के सेमीकोलन इज मिसिंग। ठीक है, ओके जी। तो अब मैं यूजर को कहूंगा यार जो नेम की वैल्यू है ना जो आपने अपडेट करनी है वो मुझे दे दो, एड्रेस की वैल्यू जो आपने अपडेट करनी है ना वो मुझे दे दो।
और जिस जिस रिकॉर्ड को अपडेट करना है उसकी आईडी भी मुझे दे दो। तो मेरे पास तो 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो मैं पहले यूजर से ना वैल्यूज मांगूंगा। मैं यूजर को कहूंगा एंटर द न्यू नेम, ठीक है, एंटर द न्यू नेम, और नेम की वैल्यू जो है वो मैं यूजर से जो लूंगा वो मैं नेम वेरिएबल के अंदर पुट कर दूंगा, और ऑब्वियसली इनपुट डॉट नेक्स्ट आईएनटी की बजाय इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड यूज करूंगा। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यूजर को मैसेज दूंगा कि एंटर द न्यू एड्रेस, और एड्रेस की वैल्यू जो है वो एड्रेस वेरिएबल के अंदर मैं इनपुट करवा दूंगा। फिर इसके बाद मैं यूजर को एक और मैसेज दूंगा, मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और इसके अंदर मैं मैसेज दूंगा कि एंटर दी आईडी टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड, यानी कि वो रिकॉर्ड जिसको आपने अपडेट करना है, जिसमें आपने ये नेम की वैल्यू जो चेंज्ड वैल्यू है जो कि नेम वेरिएबल में है, जो कि एड्रेस की जो चेंज्ड वैल्यू है जो कि एड्रेस वेरिएबल में, उसको आपने अगर अपडेट करना है ना तो उस रिकॉर्ड की आईडी दे दो। ठीक है, तो आईडी के लिए मैं लिख दूंगा इस तरह से कि आईडी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट आई एन टी। आपने यूजर से आईडी की वैल्यू ले ली। अब आपकी ये जो 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं इनको ना एक एक करके आप रिप्लेस करें। भाई ये जो नेम इज इक्वल टू है यहां पे क्या आएगा, एक स्ट्रिंग आएगा ना, तो इसलिए आप यहां पे लिखोगे पी एस टी डॉट सेट स्ट्रिंग, और यहां पे अपने क्वेश्चन मार्क का नाम लिखो, वो 1 है वो का क्वेश्चन मार्क। वैल्यू कहां से आएगी, भाई वैल्यू तो नेम वेरिएबल से आएगी, बिकॉज यहां पे जो लिखा है ना अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू इरफान बिलाल वट एवर, जो भी नया नाम आप इनपुट करवाने जा रहे हो, अपडेट करवाना जा रहे हो, वो तो यहां पे नेम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू पड़ी है। तो आपने लिखा यार पीएचटी डॉट सेट स्ट्रिंग, यानी कि मेरी ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है इसके अंदर ना ये जो नेम इज इक्वल टू और यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क है ना इसकी जगह पे एक स्ट्रिंग सेट करो, और वो स्ट्रिंग कहां से सेट करना है, वो इस नेम वेरिएबल से आपने सेट करना है। देन आफ्टर दिस पीएचटी डॉट सेट स्ट्रिंग, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पे तो एड्रेस की वैल्यू आनी चाहिए, और एड्रेस की वैल्यू तो यहां पे स्टोर्ड है इस एड्रेस के इस एड्रेस के वेरिएबल के अंदर, तो यहां पे आप लिख दें एड्रेस। इसके बाद आपको आपका जो तीसरा जो क्वेश्चन मार्क है यहां पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी, वेयर आईडी इज इक्वल टू, यहां पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी, तो मैं यहां पे मेथड कॉल कर रहा हूं पीएचटी डॉट सेट आईएनटी, और जो क्वेश्चन मार्क का जो नंबर है दैट इज 3, तीसरा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। और उसकी वैल्यू जो है ना ये तीसरे क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगा, क्या रिप्लेस कर देगा, ये आईडी वेरिएबल की वैल्यू इसको रिप्लेस कर देगा। एंड आफ्टर दिस यहां पे मैं अपनी इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाऊंगा, और इंसर्ट की क्यूरी की तरह और डिलीट की क्यूरी की तरह आपकी जब ये अपडेट की क्यूरी जब चलेगी तो इट विल इफ इट रन्स सक्सेसफुली, इफ इट एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, तो वेरिएबल आर के अंदर ना एक से ज्यादा, यानी कि एक से बड़ी वैल्यू इसमें पड़ी होगी, सॉरी 0 से बड़ी वैल्यू इसके अंदर पड़ी हुई होगी, ठीक है। तो अब मैं यहां पे लिखता हूं इफ आर इज ग्रेटर देन 0, तो मैसेज दे दो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे दो, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा रिकॉर्ड हम अपडेट करना चाहेंगे, ताकि हमें भी एक तरह से कंफर्म हो जाए कि वाकई आपका रिकॉर्ड अपडेट हुआ है। लेट सपोज ये 10वां नंबर रिकॉर्ड है, ठीक है, 10वां नंबर रिकॉर्ड है, यानी कि वो रिकॉर्ड जिसकी आईडी 10 है, उसमें नेम में वैल्यू पड़ी है उमर और एड्रेस में कराची, ठीक है। तो मैं इस फाइल को कर देता हूं क्लोज, और यहां पे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द न्यू नेम, ठीक है, पुराना नाम उमर है और नया नाम है लेट सपोज हारिस, कराची का था ये बंदा, लेट सपोज मैं कहता हूं नहीं जी ये तो मर्दान का है, ये अपडेट करना है ना आपने। रिकॉर्ड कौन सा है, 10वां रिकॉर्ड है, यानी कि उसकी आईडी क्या है 10 है। एंटर किया तो कह रहे रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। 10वां रिकॉर्ड, उसमें नेम की वैल्यू थी उमर और एड्रेस में था कराची। अब 10वें रिकॉर्ड के नेम वैल्यू में पड़ी होगी वैल्यू हारिस, और उसके एड्रेस वाले कॉलम में वैल्यू पड़ी होगी मर्दान। इसको मैं ओपन कर लेता हूं इस फाइल को और आपको दिखा देता हूं। 10वां नंबर रिकॉर्ड आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे पहले वैल्यू थी उमर और यहाँ पे वैल्यू थी कराची, अब इसमें वैल्यू आ गई है नेम की हारिस और एड्रेस की वैल्यू मर्दान। ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपने दी थी, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ने आपकी इन वैल्यूज को जो है वो पहले तो सेट किया, क्वेश्चन मार्क की जगह पे रिप्लेस कर दिया इन वैल्यूज को, और ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस नहीं होगा जब तक आप इन इन
इन स्टेटमेंट्स को जब तक आप खुद नहीं लिखोगे, सेट स्ट्रिंग का या सेट आईएनटी का जो मेथड है ये आप कॉल नहीं करोगे, तो आपके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ये कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे। पहले क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करवाओ और उसके बाद अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाओ, चाहे आपकी क्यूरी सेलेक्ट की क्यूरी थी, चाहे आपकी क्यूरी इंसर्ट की क्यूरी थी, चाहे आपकी क्यूरी डिलीट की क्यूरी थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पहले तो ये करेंगे कि इसमें तो चूंकि ये आपकी क्यूरी जो है ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू ये क्यूरी आपकी जो चल रही है वो तो एक ही दफा चल रही है, क्यूरी आपकी चली, प्रोग्राम आपका उसके बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो इसका तो कोई फायदा नहीं है। इस काम के लिए तो आप जो है वो स्टेटमेंट भी यूज कर सकते थे। भाई प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तो मैंने इसलिए यूज करना चाहा कि मैं तो ये चाहता था कि मेरी जो क्यूरी है ना ये मैं इसको बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूं, नंबर वन। और नंबर टू मैं ये चाहता हूं कि ये क्यूरी जब डीबीएमएस के पास जाए तो डीबीएमएस इसको जो है वो एक दफा कंपाइल करे, बार बार कंपाइल ना करे। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये क्यूरी जाएगी तो ये क्यूरी एक दफा जरूर कंपाइल होगी, लेकिन जब ये क्यूरी दोबारा जाएगी तो ये क्यूरी दोबारा से कंपाइल नहीं होगी। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर, बिल्कुल इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक मेन्यू बेस्ड एक प्रोग्राम बनाया था, स्विच केस या केस कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग यूजर को डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस दे रहे थे। ठीक है, तो उसी तरह का प्रोग्राम हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अपनी ताकि देखें उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्या हो रहा था कि आपका सारे का सारा वो जो मेन्यू बेस्ड जो प्रोग्राम था वो एक व्हाइल लूप के अंदर लिखा हुआ था। मींस कि आपकी जो क्यूरीज थी ना, आप इस उस प्रोग्राम को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते थे। ठीक है, उसमें जो आपकी जो क्यूरीज है, सेलेक्ट की, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की जो क्यूरीज है उनको आप बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर जो अभी हमने लिखा है या इससे पहले जो हमने 2-3 प्रोग्राम्स आज के लेक्चर के अंदर जो लिखे हैं, तो वो प्रोग्राम्स जो हैं वो बार बार तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, वो तो एक ही दफा एग्जीक्यूट हो रहे हैं और प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। तो आपकी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का फायदा आपको तभी होगा कि जब आप ऐसे प्रोग्राम्स लिखेंगे कि जिसके अंदर आपकी जो क्यूरीज हैं वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना वो एग्जीक्यूट आप अगर करवा रहे होते हो, तो उस केस में आपको प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का फायदा मिलेगा। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाएंगे और स्टेटमेंट के वेरिएबल को यूज किए बगैर, यानी कि हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के वेरिएबल को यूज करेंगे और अपनी जो क्यूरीज हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट, ऑब्वियसली हम इन क्यूरीज को बार बार एग्जीक्यूट करवाएंगे। और बार बार एग्जीक्यूट करवाने में ये होगा कि आपकी क्यूरी एक दफा जाएगी, वो कंपाइल हो जाएगी, दोबारा जब वो क्यूरी जाएगी ना, दोबारा जब लेट सपोज आपकी ये अपडेट की क्यूरी जब जाएगी डीबीएमएस के पास, तो वहां पे डीबीएमएस जस्ट इन क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करेगा, जस्ट इन क्वेश्चन मार्क्स को रिप्लेस करेगा। पूरी की पूरी आपकी जो क्यूरी है वो रिकंपाइल नहीं होगी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के केस में। लेकिन अगर हमने स्टेटमेंट के थ्रू क्यूरी भिजवाई है तो वो क्यूरी आपकी जितनी दफा भी जाएगी वो हर दफा जो है ना कंपाइल होगी। तो आपकी प्रोग्राम की एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस के ऊपर फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपका जो डीबीएमएस है उस केस के अंदर कि जहां पे बहुत सारे यूजर्स हैं और हर यूजर जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जो है ना वो किसी खास क्यूरी को या किसी खास सेट ऑफ क्यूरीज को जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करवा रहा है, तो उस केस के अंदर आपके डीबीएमएस के ऊपर बर्डन पड़ेगा, आपका डीबीएमएस का रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो आपको जो है रिस्पॉन्स देर से देगा। ठीक है, तो आई बिलीव कि आज की जो क्लास है इसमें हमने जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमने देखा है ये आपको समझ आया होगा। आई ऑल्सो बिलीव कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को जिसका नाम कोड विद फैसल है इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इसको आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट्स अगर देना चाहें तो आप कमेंट्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह फिर हम लोग इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को देखेंगे और ये जितनी भी आपकी एसक्यूएल की जो क्यूरीज हैं ये मुख्तलिफ मैंने प्रोग्राम्स के अंदर लिखी हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने लिखी हैं। मैं इन चारों क्यूरीज को, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट की क्यूरीज को एक ही प्रोग्राम के अंदर जो है वो मर्ज कर दूंगा। जिस तरीके से हम लोगों ने बिल्कुल जो लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने अपनी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट की क्यूरी को मर्ज किया था एक ही प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो उसी तरीके से मैं इस तरह से कर लूंगा कि तमाम की तमाम क्यूरीज को एक प्रोग्राम के अंदर मैं मर्ज कर दूंगा, मेन्यू बेस्ड एक एप्लीकेशन आपके लिए बना दूंगा और उसके अंदर जो है वो आप फिर क्या कर सकोगे कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज करते हुए अपनी क्यूरीज को आप बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज।